हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1.1 का वीडियो ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स को हम कहते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि इरेशनल रेशनल नंबर से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, इनमें ऐसा क्या अलग है जो हमको इनको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। इरेशनल नंबर को जानने से पहले हमको रेशनल नंबर आना चाहिए, तब जाके हमको इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आएंगे। रेशनल नंबर हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टडी करे थे। रेशनल नंबर हम किन को कहते थे वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रेशनल नंबर कहा जाता था ऐसे नंबर्स को जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर पाएँ उनको हम रेशनल नंबर्स कहते थे। और पी और क्यू में कुछ कंडीशंस लगाते हैं फिर हम। पहली कंडीशन होती है कि पी और क्यू कैसे होंगे, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये होती है फर्स्ट कंडीशन। और इसके अलावा एक कंडीशन और है, जो है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का हम डिवाइड जीरो से नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्यू है वो डिवाइड में आ रहा है और इसलिए वो जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और कंडीशन थी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम क्या था ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेशनल नंबर को हम एक रेशो में डिनोट कर पा रहे हैं, इसीलिए उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, जिनको हम रेशो में डिनोट नहीं कर सकते। तो यहाँ से ही हमारे पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आती है। हम बोलेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि x एक इरेशनल नंबर है, तो हमने बोल दिया लेट x इज इरेशनल। तो उसकी डेफिनेशन से हम क्या बोलेंगे कि x कैन नॉट बी इक्वल टू p बाय q, यानी कि x को हम किसी के रेशो में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने रेशो में लिख दिया तो वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको आप रेशो में डिनोट नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ये बात आज के बाद आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते, तो p और q की जो कंडीशंस है वो ऊपर वाली अभी भी एप्लीकेबल रहेंगी, यानी कि p और q हम किसको मान रहे हैं, इंटीजर्स को मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इरेशनल नंबर्स को इंटीजर्स के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वो हैं √2, √3, √5, √7। इसी तरीके से इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो इन नंबर्स के जैसे नहीं है पर वो इरेशनल है। फॉर एग्जांपल पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से एक नंबर होता है ई, जिसको कि यूलर्स नंबर बोला जाता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से एक और इरेशनल नंबर होता है जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, जो कि होता है गोल्डन रेशो। अब यूलर्स नंबर और गोल्डन रेशो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएंगी, बट अभी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इरेशनल नंबर दूसरे तरीके के भी होते हैं जो कि ऐसे नहीं दिखते। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम बुक में एक बार मार्क कर लेते हैं, जिससे कि आगे हम जब भी बुक रीड करें तो हमको समझ में आए कि इस चीज़ का मतलब क्या है। तो अभी हमने जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी वो इधर बुक में लिखी हुई है। आप इसको अंडरलाइन करके मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और हमारी बुक में इरेशनल नंबर के बारे में हमको किधर बताया है ये भी हमको मालूम रहना चाहिए। जिससे क्या होता है कि कोई चीज़ जब हम कभी मान लो भूल जाएं तो हम बुक में वापस आके उसको पढ़ सकते हैं और वो चीज़ हमको वापस याद आ जाएगी। तो इसीलिए बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब मार्किंग भी आपको लगानी चाहिए, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें अच्छी तरीके से याद रहे। आगे उसने बताया है कि आपको पहले से ही मालूम है कि दुनिया में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं। और अब वो बता रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स टू, यानी कि इरेशनल नंबर्स की भी दुनिया अपनी बहुत बड़ी है और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर उसने इरेशनल नंबर्स के हमको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, ये आप देख सकते हैं।
आगे हमारे पास एक रिमार्क आया है जिसमें क्या लिखा है वो हम समझ लेते हैं। इस रिमार्क में बोल रहा है कि जब हम स्क्वायर रूट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि ये होता है, तो हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट की ही वैल्यू लेंगे। इसका मतलब अगर रूट 4 की बात कर रहा है तो उसका आंसर सिर्फ +2 आएगा, जबकि 2 और -2 दोनों ही 4 के स्क्वायर रूट्स हैं, ऐसा उसने बोला है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी आएगी तो उसका आंसर हमेशा प्लस वाला लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे √25 लिखा है तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर +5 आएगा, क्योंकि 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। बट इसने बोला है कि 2 एंड -2 आर बोथ स्क्वायर रूट्स ऑफ 4। इसका क्या मतलब है? तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है x² = 4, तो इसको हम बोथ साइड रूट लेके क्या लिख सकते हैं? x = √4। अब आप इस वाली इक्वेशन की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम x की जगह +2 पुट करेंगे तो +2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4। तो इसके लिए ये जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेड है। अब इसी तरीके से अगर हम -2 की बात करें तो x की जगह हम -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। और आप देख सकते हो कि माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा वापस से? 4। तो इसके लिए x = -2 ये भी कैसा है? एक्सेप्टेड है। इसीलिए यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हो उसने बोली है कि बोथ 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4। तो वो इस वाली चीज की बात कर रहा है। तो ये जो रिमार्क है इसमें क्या कह रहा है वो हमको समझ में आना चाहिए। इसमें उसने सिंपल सी बात बोली है कि जब भी रूट आएगा तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट की ही बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात कर लेते हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आए, उसके बाद हमारे पास होल नंबर आए, उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आए, उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स आए। और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरीके से रेशनल के अंदर ये बाकी के नंबर्स भी आ जाते हैं। अब इस वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि रेशनल के अलावा भी एक तरीके के नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और साथ ही हमने एक और चीज देखी कि जो नंबर रेशनल होता है वो इरेशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। तो इन दोनों नंबर्स को मिला के ही हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। यानी कि अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड कर दें तो हमारे पास जिस नंबर का सेट बनेगा उसको हम बोल देंगे रियल नंबर्स। इसका मतलब रियल नंबर दो तरीके के हुए, या तो रेशनल या फिर इरेशनल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मिला के हमारे पास जो नंबर्स बन गए उनको हमने बोल दिया रियल नंबर्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे कि वो पूछ लेगा कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो उसका जवाब हम कैसे देंगे? तो क्योंकि हमको मालूम है कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बट इस वाले सवाल में वो बोल रहा है कि हर रियल नंबर रेशनल होता है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल भी आते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसी तरीके से अगर वो बोलता है कि एवरी रेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं? तो हाँ, अभी हमने देखा ही था, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो बताना आना चाहिए, और वो आप तभी बता पाओगे जब आपको समझ आएगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर आप ये सीख जाओगे तो आप इन तरीके के ट्रू और फॉल्स के सवालों का जवाब खुद से दे पाओगे। तो नेक्स्ट हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारे पास क्या है? नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नंबर लाइन पे जो हम नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे वो या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बता देता हूँ, बट आप अभी ये समझ लो कि इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, और रेशनल नंबर्स को तो प्लॉट करना हमको आता ही है। तो अगर ये नंबर लाइन है और इस पे हम रेशनल और इरेशनल दोनों तरीके के नंबर्स को पुट कर रहे हैं, तो ये जो नंबर लाइन है इसके लिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज रियल नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन क्यों कहा जाता है अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन पर कुछ नंबर्स प्लॉट कर दिए हैं,
और आप देख सकते हैं कि ये राइट में इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब सपोज करो कोई आपसे बोले कि इस नंबर लाइन पे आपको 0.2 प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे कि आप इस वाले पार्ट के 10 हिस्से करोगे और बोल दोगे कि यहाँ से जो सेकंड वाला हिस्सा होगा उसको हम 0.2 बोल देंगे, तो 0.2 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमको नंबर दिया था उसको हमने एक पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपको 0.2 की जगह कोई और नंबर दिया होता तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर देते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला होता कि -1.75 बना दो, तो आप क्या करोगे कि -1.75 -1 और -2 के बीच में आएगा, और इस वाले पार्ट को आप 100 हिस्सों में अगर तोड़ दोगे तो आपके पास इधर बनेगा -2.00 और इधर बनेगा -1.00। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से बोलोगे ये जो नंबर है वो -1.01 है, फिर ये जो नंबर है वो -1.02 है, फिर अगला नंबर -1.03 है। इस तरीके से आप -1.75 पर पहुंच जाओगे। तो आप बोल दोगे कि -1.75 इधर कहीं आ जाएगा। कुल मिला के आपने देखा कि अगर हमको एक नंबर गिवन है तो हम उसको एक पॉइंट से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्या इसका उल्टा हम कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमको एक पॉइंट दिया रहे तो क्या हम बता पाएंगे कि वो नंबर कौन सा है? तो अगर हमको पॉइंट मान लो इधर दिया है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से मान लो पॉइंट जो होता वो इधर होता तो आप बोल दोगे कि ये जो पॉइंट है वो 0 और 1 के बीच में है, इसकी वजह से ये जो पॉइंट का नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 0.5। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि पॉइंट किधर भी हो आप बता सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट अगर गिवन है तो उसकी वजह से हम क्या बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है। तो हमको यहाँ पर बस एक ही चीज समझनी है कि अगर हमको नंबर गिवन रहेगा तो हम पॉइंट बता सकते हैं कि वो कौन से पॉइंट का नंबर है, और अगर हमको पॉइंट दिया रहेगा तो हम उसका नंबर बता सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और ये बुक में किधर लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुक में ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट का सीधा सा वही मतलब है कि जितने भी नंबर हैं उनको आप उनके पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, और उसके अलावा जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट हैं वो अपने आप में किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए और इसको आप अपनी बुक में मार्क कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हैं तो उनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। बट इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने एक ABC जो ट्राइंगल बनाया है वो राइट एंगल का ट्राइंगल बनाया है, जिसमें एंगल भी आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का है। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये जो साइड है AC वो क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। और BC को आप देख सकते हो कि BC के ऊपर अपना ट्राइंगल खड़ा हुआ है, इसके लिए हम बोल देंगे कि BC जो है वो हमारे ट्राइंगल का क्या हो गया, बेस हो गया है। और AB आप देख सकते हो एक ऐसी साइड है जो स्टैंडिंग है, इसके लिए हम उसको क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। तो हम हाइपोटेनियस को H से डिनोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर सकते हैं और बेस को B से डिनोट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, और इसका इस्तेमाल हम आगे पूरी मैथ्स में करने वाले हैं। तो ये जो थ्योरम है वो हमको बड़ी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल कब आता है, जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमको दो साइड गिवन हो और एक साइड की वैल्यू हमको नहीं मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो साइड है वो मान लो 3 सेंटीमीटर की होती और ये जो साइड है वो मान लो 4 सेंटीमीटर की होती, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि H की वैल्यू कितनी आती। हम लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर 3 के बराबर है तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, बेस 4 के बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू तो नहीं मालूम तो इसके लिए यहाँ पे हमने
एच का स्क्वायर ही लिखा रहने दिया। अब आप देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 प्लस 9। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस 9 इज 25। अब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने ये जो साइड है इसकी वैल्यू निकाल दी है, वो कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस का इस तरीके से इस्तेमाल होता है जो कि हमको करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि √2 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो 0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, और ये इन्फिनिटी तक नंबर लाइन चलती रहेगी। अब आप देख सकते हो कि 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को 0 को हम ओ बोल देंगे, और इस वाले पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, और ये भी जो लेंथ है वो कितने की है 1 यूनिट की ही लेंथ है। अब अभी अभी हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बन चुका है ओ बी और ए, और इसकी ए बी लेंथ 1 यूनिट की है और ओ बी लेंथ भी 1 यूनिट की है, और ए ओ की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो उसको हम अभी के लिए एक्स बोल देते हैं। अभी अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, ये परपेंडिकुलर है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरीके से बेस भी 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देंगे। और h की वैल्यू नहीं मालूम, वो x है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 1 + 1 2 आ गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का रूट यहाँ पे आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू √2। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रूट से कट जाती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू √2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2। इसका मतलब ओ ए कितने का आ रहा है √2 का, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई वो कितने की आ गई √2 की आ गई। अब आपको मालूम है कि ओ ए की वैल्यू अगर √2 की है, तो हम ओ पर अपना प्रकार लिखेंगे और ए पर अपनी पेंसिल रखेंगे, और ओ ए का हम आर्क मेजर करके इस तरीके से हम एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो आर्क है वो कहीं इधर कट जाएगा, और आप देख सकते हो कि इस पॉइंट को अगर मैं सी बोल दूंगा, तो ओ ए की जो वैल्यू है वही ओ सी के बराबर होगी, क्योंकि हमने आर्क लिया है और आर्क की वैल्यू सेम रहती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस ओ सी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओ ए के बराबर। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, और ओ ए खुद किसके बराबर है √2 के बराबर। तो यहां से हम बोल देंगे कि ओ सी √2 के बराबर है, और सी जो है आप देख सकते हो नंबर लाइन पे आ रहा है, तो यहां से हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। इसी तरीके से हम √3 को भी देख लेते हैं। √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले √2 का हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जरूरी है, और √2 किस तरीके से करते हैं वो हमने अभी देखा ही था, और मैंने ये वाला जो मार्किंग है वो लगा रखा है। तो ये जो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस है वो √2 का है, और पिछली बार के जैसे ही हमने सी से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि परपेंडिकुलर है, और इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, तो ये कितने की हो गई 1 यूनिट की, और ओ सी आपको मालूम ही है कितना है √2 यूनिट का। तो पिछली बार के जैसे ही हम अपना पहले ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल बन जाएगा ओ सी √2 के बराबर। तो सी से ए की वैल्यू कितने की आ जाएगी 1 यूनिट की आ जाएगी, और ये अपना पॉइंट ए आ गया है, और इस तरीके से आपका ट्राइंगल ओ ए सी कंप्लीट हो चुका है। अब पिछली बार हमने देखा था कि पाइथागोरस लगाते हैं जिसमें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमको हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं मालूम, तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर की जगह हम क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, और बेस की जगह हम क्या रखेंगे √2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर है वो इस वाले रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2, और एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 + 1 होता है 3, इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर। अब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा √3। अब वापस से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी x इज इक्वल टू √3।
तो आप देख सकते हो कि ये जो ए ओ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो ए ओ की जो वैल्यू √3 है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब जैसे कि हमने पिछली बार आर्क लगाया था, सेम आर्क हम इस बार भी लगा लेंगे। हम क्या करेंगे कि अपनी प्रकाल ओ पर रखेंगे और पेंसिल ए पर रखेंगे और फिर यहां से हम अपना आर्क लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पे हमको मिलेगा जिसको कि मैं डी बोल देता हूं। तो ओ से लेके डी तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, ओ से लेके ए के बराबर, क्योंकि हमने ओ ए का आर्क लिया है और वही आर्क डी पे कट कर रहा है। तो ओ डी की लेंथ ओ ए के बराबर होगी और ओ ए खुद कितने का है, √3 का। इसका मतलब ओ डी की लेंथ कितने की हो गई, ओ डी इज ऑल्सो इक्वल टू √3। और यही तो हमको प्लॉट करना था। आप देख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक ओ डी की वैल्यू है और यही लेंथ किसके बराबर आ चुकी है, √3 के बराबर। तो इस तरीके से हमने √3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जब भी हमें किसी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हमको उसका ट्राइंगल बनाना रहेगा। और ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि ये जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है नंबर लाइन वाली लेंथ से और इसकी लेंथ हम 1 यूनिट की लेते हैं। तो अगर हमको √n की वैल्यू पुट करनी है तो इस वाली वैल्यू को हमको √n का लेना पड़ेगा और इस वाली वैल्यू को हमको √n-1 का लेना पड़ेगा। आपने देखा कि √3 के केस में ये वाली वैल्यू कितने की आ गई थी, √2 की आ गई थी और √2 के केस में ये वाली वैल्यू कितने की आ गई थी, 1 की आ गई थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर √5 की बात करी जाए तो √5 के लिए n की वैल्यू कितने की हो गई, n इक्वल टू हो चुका है 5। तो ये जो नीचे वाली साइड है ट्राइंगल की वो कितने की आ जाएगी, 5-1 यानी कि √4 और √4 कितना होता है, 2। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि √5 के लिए जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी 1 की, ये वाली लेंथ आ जाएगी 2 की और आप देख सकते हो कि हाइपोटेनियस कितने की आ जाएगी, √5 की। और वापस से हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके और इस तरीके से आर्क लगा लेंगे तो हमको √5 भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना आ जाएगा। तो आई होप कि इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट किस तरीके से किया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बुक में आप देख सकते हो कि उसने √2 को प्लॉट करके दिखाया हुआ है और स्टेप्स किस तरीके से लिखने हैं वो भी आपको उसने बताया है। तो स्टेप्स आपको भी लिखना आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि एक बार आप इसको रीड कर लेना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और इसी तरीके से उसने √3 के बारे में भी बताया है। तो ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा याद दिला देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े नंबर हैं जिसके अंदर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, ये हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसने स्टेटमेंट में बोला है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आप देख सकते हो कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं खुद किसके अंदर आ रहे हैं, इस वाले बड़े सर्कल के अंदर। यानी कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर होंगे। इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है और हम थर्ड भी साथ साथ देख लेते हैं। थर्ड में बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसने बोला है कि जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। बट आप देख सकते हो कि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होते। कुछ रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं और कुछ रियल नंबर रेशनल होते हैं। तो ये कहना गलत है। इसके लिए ये स्टेटमेंट कैसा हो चुका है, फॉल्स। तो ये वाला पार्ट भी हो चुका है। पार्ट 2 में बोल रहा है कि जितने भी नंबर लाइन पर पॉइंट्स हैं वो सब √m की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और जहाँ पे m की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेचुरल नंबर है। अगर m की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है तो m की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और इस तरीके से m की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब उसने बोला है कि जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट है वो सब √m की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो हम देख लेते हैं m की अलग अलग वैल्यूज के लिए। पहले हम डालेंगे m इक्वल टू 1, तो √m कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। इसी तरीके से हम डालेंगे m इक्वल टू 2, तो √m किसके बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि √2 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपको आता है। अब हम बात करते हैं m इक्वल टू 3 के लिए। तो √m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। और इसी तरीके से हम बात करते हैं m इक्वल टू 4 के लिए। तो √m कितना हो जाएगा, √4, जो कि कितना होता है,
2 होता है। अब आप इस बात पे वापस से ध्यान दो, हमको बताना है कि ये जो लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसने बोला था कि एवरी पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट आप देख रहे हो कि 1 से लेके 2 के बीच में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे मिले जिनको हम नंबर लाइन पे इस तरीके से पुट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नंबर लाइन है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, इस तरीके से यहाँ पे 3 है। अब आप देख सकते हो कि 1 को हमने प्लॉट कर दिया है, 2 को प्लॉट कर दिया है, और 1 और 2 के बीच में हमको कौन मिला? तो 1 और 2 के बीच में हमको एक √2 मिल गया और एक √3 मिल गया। अब आप बताओ कि इस तरीके से प्लॉट करने पे क्या हमको 0.5 मिला? क्या हमको 0.1 मिला? क्या हमको नेगेटिव नंबर्स एक भी मिले? या हमको पॉइंट वाले इतने सारे नंबर जो कि 1 और 2 के बीच में ही थे, क्या वो हमको मिले? नहीं मिले। बट इसने हमको बोला था कि जितने भी पॉइंट है आप उनको √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप देख रहे हो कि इतने सारे नंबर्स जो हैं वो हमको मिले ही नहीं इस तरीके से। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? दिस इज फॉल्स। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर रूट लो तो क्या हमेशा इरेशनल वैल्यू आएगी? फॉर एग्जाम्पल हमने 5 का रूट लिया तो वो इरेशनल आता है। इसी तरीके से अगर हमने 7 का रूट लिया तो वो इरेशनल आता है। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने √4 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई? 2। और 2 कैसा है? 2 इज अ रेशनल नंबर। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से हम √9 को भी क्या बोलेंगे? √9 कितना आता है? 3, और वो भी क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट कैसा आता है? रेशनल आता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है और एग्जाम्पल भी हमने बता दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको अभी अच्छे से समझा ही चुका हूँ, तो ये आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक क्लासरूम एक्टिविटी दी है जिसमें कि हमको स्क्वायर रूट का स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें क्या करेंगे हम कि एक √2 को सबसे पहले हम प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद √2 से हम 1 का परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो आप पाइथागोरस लगा के देखोगे तो ये वाली लेंथ कितने की आ जाएगी? √3 की। फिर उसके बाद हम √3 से 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लेंथ खींचेंगे और आप देखोगे कि ये वाली लेंथ कितने की आ जाएगी? 2 की आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ से 1 का परपेंडिकुलर और खींचेंगे और आप देखोगे कि ये वाली लेंथ कितने की आ जाएगी? √5 की। इसी तरीके से अगली बार जो करोगे उससे √6 की लेंथ आएगी और ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो आपको एक स्पाइरल बनाने को मिलेगा जिसमें कि आप अलग अलग इरेशनल नंबर्स का लेंथ फाइंड कर लोगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो आप वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी इतने आसान तरीके से मैथ्स को सीख पाएँ। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 1.3 का। तब तक के लिए बाय बाय।